नमस्कार, मैं गोविंद मीणा, केंद्रीय विद्यालय जैतपुर। ये क्लास 7th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 द दिल्ली सुल्तान्स का पार्ट नंबर 2 है। पहले वाला जो पार्ट था उसमें पहले वाला जो वीडियो है उसमें हमने इंट्रोडक्शन, द रूलर ऑफ दिल्ली, फाइंडिंग अबाउट दिल्ली सुल्तान्स और एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत को स्टडी किया था। तो जो वीडियो नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम पार्ट 2 को स्टडी करेंगे। इसमें टॉपिक 5 से लेके टॉपिक 8 तक का स्टडी करेंगे। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ खलजीज एंड तुगलक्स, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को कंपेयर करेंगे, और जो दिल्ली सल्तनत का जो डिक्लाइन हुआ, दिल्ली सल्तनत जो दिल्ली में समाप्त हुई, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ में एल्सवेयर में जो फ्रांस है उसकी सोसाइटी के डिवीज़न को भी स्टडी करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, वीडियो जब आप देख रहे हैं तब आपको आपकी बुक आपके हाथ में रखनी है और साथ ही साथ में वीडियो को पॉज करके ये जो है इसको पढ़ लेना है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ दिल्ली जाना, तो दिल्ली 7 सिटीज़ से मिलके एक शहर बना है। इसके बाद हमने सभी रूलर्स जाने दिल्ली के। तो सबसे पहले राजपूत डायनेस्टी को जाना, फिर स्लेव डायनेस्टी आई, फिर उसके बाद खिलजी आए, फिर तुगलक आए, फिर सैयद आए, फिर लोधी डायनेस्टी आए। जब लोधी डायनेस्टी का एंड हुआ ना, तो उसके बाद कौन सा एम्पायर आए? मुग़ल एम्परर, जिसको हम चैप्टर नंबर 4 में स्टडी करेंगे हिस्ट्री की बुक में। इसके बाद हमने कुतुब मीनार के बारे में जाना। ये कुतुब मीनार है, ये आयरन पिलर है, ये कुव्वतुल इस्लाम भारत की पहली मॉस्क, ये अल्लाही दरवाज़ा है जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ये अल्लाही मीनार है जो कि कुतुब मीनार से भी ऊंची होने वाली थी, लेकिन इसका काम रुक गया बाद में। ये इल्तुतमिश का मॉस्क है, ठीक। इसके बाद हमने जाना था फाइंडिंग अबाउट जो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उनके बारे में। तो इंस्क्रिप्शन से, कोइन से, आर्किटेक्चर से, और इनसे हम दिल्ली सुल्तान्स के बारे में जान सकते हैं। साथ ही साथ में तवारीख जो रिटर्न एविडेंस थे उनसे भी हमें दिल्ली सुल्तान्स के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद हमने रज़िया सुल्ताना के बारे में पढ़ा था, ठीक। तो भारत की फर्स्ट एंड लास्ट वुमन रूलर थी दिल्ली सल्तनत की। फिर इसके बाद हमने जो एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत है उसको जाना था। तो एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत के 2 पार्ट थे, एक इंटरनल फ्रंटियर और एक था एक्सटर्नल फ्रंटियर। तो इसको भी हमने स्टडी किया था। साथ ही साथ में मंगोल इन्वेजन, यानी जो मंगोलों के द्वारा भारत में आक्रमण किए, उसके बारे में भी हमने इससे पहले जाना था। फिर इसके बाद देखो, इस वीडियो में हम जो पार्ट 2 है, इस वीडियो में हम दिल्ली सुल्तान्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से स्टडी करेंगे। तो देखो, जो दिल्ली सल्तनत थी वो टाइम जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत पावरफुल होती गई, तो इसकी जो टेरिटरीज थी, इसकी जो बाउंड्री थी, इसका जो बॉर्डर था, वो भी एक्सपेंड होता गया। काफ़ी लंबे रीजन में दिल्ली सल्तनत फैल गई। तो देखो, अब इतने बड़े रीजन में अगर कोई किंगडम है, कोई सल्तनत है, तो उसको कंट्रोल करना भी तो ज़रूरी होता है। तो इसके लिए जो दिल्ली सुल्तान्स थे उन्होंने किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन अपनाया उसको हम इसमें जानेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि बंदगा का मतलब होता है स्लेव, ये एक पर्शियन वर्ड है। तो ये बंदगा है ये। तो बंदगा परचेज्ड करते थे, जो दिल्ली के सुल्तान थे ना वो क्या परचेज करते थे? बंदगा यानी स्लेव्स परचेज करते थे, जो कि सुल्तान के लिए मिलिट्री सर्विस का काम करता था, है ना। वो उनके लिए रेवेन्यू के काम करते थे। और ये क्या करते थे, स्पेशली जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश ने भी जितने भी उसके जो बंदगा थे ना उन्हीं से वो अपना काम करवाता था और अपनी जो रीजन है, किंगडम है, उसको पावरफुल बनाए रखता था। साथ ही साथ में जो खलजीज आए उसके बाद और तुगलक आए, तो तुगलकों ने भी जो बंदगान थे, बंदगा मतलब स्लेव, इनको आगे जारी रखा। और देखो, इनको बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पोस्ट दी, बड़े बड़े पद दिए गए, जिनमें जर्नल होते थे आर्मी के लीडर, और गवर्नर किसी राज्य के प्रांतपति या एक प्रकार से मुख्यमंत्री, जितने बड़े पद इन्होंने इनको दिए। अब देखो, ये क्या होते थे? गुलाम होते थे। तो जब राजा अगर इन गुलामों को, इन स्लेव को इतना बड़ा पद देंगे, तो ये हमेशा जो सुल्तान थे ना उसके प्रति लॉयल रहते थे, हमेशा उनके प्रति क्या रहते थे? ईमानदार, वफादार रहते थे। हालांकि देखो, ये जो बंदगा थे, ये रूलर जो सुल्तान होता था ना उसके प्रति तो वफादार रहते थे, लेकिन जो सुल्तान के सन होते थे, प्रिंस जो होते थे, उनके प्रति इतने वफादार नहीं रहते थे, ठीक। तो जो बंदगा थे ना, दिल्ली सुल्तान की एक दिल्ली सल्तनत जो थी उसकी एक ख़ास बात थी कि वो बंदगान को बड़ी बड़ी पोस्ट में अपॉइंट
करते थे, जो कि मिलिट्री सर्विस से लेके हर काम किसके लिए करते थे, दिल्ली सुल्तान के लिए। ठीक, इसके बाद आता है मुक्ति ऑफ इक्ता। तो देखो, इक्ता एक प्रकार के मिलिट्री कमांडर होते थे। कौन होते थे? इक्ता क्या होते थे? एक प्रकार से जो एक मुक्ति थे ना, मुक्ति, वो मिलिट्री कमांडर्स होते थे। और किसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी में, जैसे मान लो, जैसे गुजरात ही समझ लो, या फिर जैसे असम समझ लो, या फिर तमिलनाडु समझ लो। तो जैसे असम, गुजरात में किसी व्यक्ति को क्या बना दिया गया सुल्तान के द्वारा? मुक्ति, है ना। गुजरात में किसी व्यक्ति को क्या बना दिया गया सुल्तान के द्वारा? मुक्ति। तो गुजरात का गवर्नर होगा, और जो पूरा गुजरात रीजन है ना, उसको क्या कहा जाएगा? इक्ता। यानी इक्ता एक प्रकार से रीजन था, यानी एक प्रकार से प्रोविंसेस थी, या फिर एक टेरिटरी थी, जिसको कौन कंट्रोल करते थे? मुक्ति। और मुक्ति कौन होते थे? एक प्रकार से मिलिट्री कमांडर्स होते थे, जो कि एक्सटर्नल जो पॉलिसी थी ना इनकी, एक्सटर्नल फ्रंटियर, जिसके द्वारा जो इन्होंने अपना जो एम्पायर था उसको एक्सपेंड किया, है ना। तो उसमें काफ़ी बड़ा रोल ये लोग निभाते थे। तो इक्ता क्या थी? एक लैंड था, एक एरिया था, जिसको कंट्रोल करने वाला जो मिलिट्री कमांडर था उसको क्या कहा जाता था? मुक्ति कहा जाता था। इसके अलावा जो मुक्तिज होते थे, है ना, मुक्तिज की दूसरी ड्यूटीज होती थी कि एक तो देखो मिलिट्री को तो लीड कर ही रहा है, साथ ही साथ में वो लॉ एंड जो ऑर्डर होता है ना, शांति व्यवस्था, कहाँ पर? जो इक्ता रीजन होते थे ना, कोई भी जो रीजन होता था, कोई भी जो स्टेट होता था, स्टेट मतलब इक्ताज, तो इक्ताज में जो लॉ एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था बनाने का काम कौन करते थे? मुक्ति। इसके बदले में उनको वो क्या करते थे, साथ ही साथ में जो रेवेन्यू था ना, उसका भी कलेक्शन करते थे। रेवेन्यू मतलब टैक्सेस, यानी जो राजस्व था ना, जो पैसे की लेन देन होती थी ना किसानों से, या फिर उसका काम भी कौन करते थे? ये मुक्ति। और देखो, मुक्ति जो होते थे, इनकी सेनाएं भी होती थी, इनकी आर्मीज भी होती थी। और जब सुल्तान को ज़रूरत पड़ती थी ना इनसे कि आप आपकी आर्मी हमें दीजिए और हम युद्ध लड़ेंगे, तो ये जो मुक्ति होते थे ना, सुल्तान के लिए सेना के रूप में काम भी करते थे। ठीक, तो बंदगान कौन थे? बंदगान एक प्रकार से स्लेव थे। मुक्ति कौन था? एक मिलिट्री कमांडर था। और ये जो मिलिट्री कमांडर मुक्ति था, ये इक्ता क्या थी? एक टेरिटरी और एक ज्योग्राफिकल रीजन था, जिसमें कंट्रोल करते थे मुक्ति। इसके बाद देखो, सामंत भी थे। जो सामंत एरिस्टोक्रेटिस थे ना, सामंताज जो होते हैं, सामंत एक प्रकार से लैंडलॉर्ड्स या फिर जमींदार जो लोग थे ना, उनके बारे में बोला जाता है। तो देखो, जो दिल्ली सल्तनत थी ना, तो उसमें जो हिंटरलैंड हमने इससे पहले वाले वीडियो में स्टडी किया था ना, तो हिंटरलैंड में हमने क्या जाना था? ऐसा रीजन जो दिल्ली के आसपास का रीजन है, उसको क्या कहा गया है? हिंटरलैंड। तो वहाँ पे जितने भी सामंत थे, है ना, जो हिंटरलैंड के आसपास के जितने भी सामंत थे, उनको फोर्सफुली एक प्रकार से कंट्रोल कर लिया गया। किनके द्वारा? सुल्तान्स के द्वारा। देखो, ज़्यादातर जितने भी सामंत थे ना, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, एरिस्टोक्रेट्स का मतलब होता है जो शुरू से जिनके पास पावर होती है, सामंत जो होते हैं। तो ज़्यादातर को तो जो ये जो रूलर थे, सुल्तान थे, इन्होंने अपनी अथॉरिटी में ले लिया, अपने शासन के अंडर ले लिया। इसके अलावा साथ ही साथ में जो कुछ लैंडलॉर्ड्स थे, कुछ जो सामंत थे ना, वो सुल्तान जो थे या फिर सल्तनत जो थी, उसके लिए रेवेन्यू कलेक्टर का काम भी करते थे, और वो वॉलेंट्री मदद करते थे। किसकी? सुल्तान्स की। इसके अलावा जो दिल्ली सल्तनत थी या जो दिल्ली सुल्तान थे, वो 3 टाइप के जो टैक्स थे ना, वो जनता से लेते थे। सबसे पहला जो टैक्स था ना, वो था खराज। खराज एक प्रकार से फार्मिंग में लगने वाला टैक्स था। किस में लगता था? फार्मिंग में, खेती बाड़ी में लगने वाला टैक्स था, जो कि किसके ऊपर लगता था? पीजेंट्स के ऊपर। इसमें 50% जो उसकी उपज होती थी, जो फसल होती थी ना, उसका 50% कौन ले लेता था? सुल्तान। इसके अलावा सुल्तान जो जानवर होते थे उन पे टैक्स लगाता था। इसके अलावा सुल्तान जो घर होते थे ना, उनमें भी टैक्स लगाता था। तो इस तरीके से 3 टाइप के टैक्स कौन लेता था? दिल्ली के सुल्तान। अब देखो, जो द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली, इसके अलावा देखो जो दिल्ली है ना, उसको तो कंट्रोल करना आसान था। किनके लिए? सुल्तान्स के लिए। लेकिन दिल्ली के आसपास के जो रीजन थे, जैसे कि बंगाल बहुत दूर रीजन था, जैसे देखो इस मैप में आप देखोगे ना, तो बंगाल, ये तो दिल्ली है ना, ये तो दिल्ली है, यहाँ पे बंगाल है, यहाँ पे 1-1.5 हज़ार किलोमीटर दूर। तो इतने दूर तो कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता किसी भी सुल्तान के लिए। तो ये जितने भी सुल्तान थे ना, वो बीच बीच में बंगाल या फिर
साउथ इंडिया में जो दूसरे रीजन है वहाँ पे समय समय में जो प्रोविंसेस थी उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। हालांकि इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था, फिर भी ये कोशिश करते थे। लेकिन जैसे इन्होंने उस जगह को कंट्रोल किया, वापस वो जो लोग थे ना, जैसे बंगाल के हो या फिर दक्कन के हो या फिर राजपूत जो डायनेस्टीज़ थी, वो वापस ऑटोनोमस हो जाते थे, वो आज़ाद हो जाते थे। किनसे? दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल से। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी और जो मोहम्मद तुगलक था, इन्होंने तो कई बड़ा जो रीजन था ना उसको कंट्रोल भी कर लिया था, बट कुछ समय के लिए ही। जैसे जो अलाउद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन जो खिलजी था ना, उसने गुजरात को कंट्रोल किया, उसने मेवाड़ को कंट्रोल किया, रणथंभौर को कंट्रोल किया, मांडवा को कंट्रोल किया। लेकिन कुछ ही समय बाद में ये वापस आज़ाद हो जाते थे। ये जितने भी जो चीफ थे ना यहाँ के लोकल, वो आज़ाद हो जाते थे। साथ ही साथ में देखो, एक सबसे बड़ा जो खतरा था ना वो मंगोल्स का था। किनका था? मंगोल्स का, जिनके अटैक बार बार दिल्ली में होते रहते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में और जो मोहम्मद तुगलक है ना, इन दोनों के रेन के समय में, इनका रेन का मतलब होता है साम्राज्य, है ना, या फिर इनका जो टाइम पीरियड था रूल करने का, तो इन दोनों के टाइम पीरियड में काफ़ी मंगोल्स के अटैक हुए, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने तो देखो ये जो अटैक्स थे ना, इनको कंट्रोल करने के लिए बहुत बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन यूज किया। और मोहम्मद तुगलक ने भी एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा यूज किया, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी जिससे वो मंगोल अटैक को कम रोक पाया। साथ ही साथ में जो दिल्ली सल्तनत है ना, वो भी कमज़ोर हो गई। तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी और जो मोहम्मद तुगलक है, दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। तो देखो, जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, वो 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना, दिल्ली सल्तनत का, और 1316 तक वो दिल्ली का सुल्तान रहा। फिर जो मोहम्मद तुगलक है, वो अलाउद्दीन खिलजी के बाद क्या बना? दिल्ली का सुल्तान, जो कि कब से कब तक रहा? 1324 से 1351। तो देखो, दिल्ली में हमेशा अटैक होते रहते थे, किससे? मंगोल्स से। तो देखो, इसने क्या किया? एक लार्ज आर्मी बनाई। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे थी, पर इसने क्या किया? जो ट्रांसैक्शनिया था ना, ट्रांसैक्शनिया जो था ना, वो मंगोल्स का देश था। जो मंगोल थे ना, ये मंगोल, इनके किंगडम का नाम क्या था? ट्रांसैक्शनिया। तो जो अलाउद्दीन खिलजी ने तो क्या किया? अब मंगोल से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी बनाई। लेकिन जो मोहम्मद तुगलक था ना, उसने ट्रांसैक्शनिया यानी मंगोल पे अटैक करने के लिए एक आर्मी बनाई। इसके अलावा ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, इसने एक सिरी नाम से एक नया शहर बनाया। कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। ये देखो, ये रहा सिरी। आपके टेक्स्ट बुक में भी सिरी का मैप दे रखा है। तो सिरी के नाम से एक नया स्थान बनाया, और उसमें कई सारे उसके सोल्जर्स उसने वहाँ पे तैनात कर दिए। गेरसिन टाउन यानी ओल से बनाया एक दीवार। जबकि जो मोहम्मद तुगलक है ना, उसने ऐसा कोई शहर नहीं बनाया, और उसने जो पहले वाली जो सिटीज़ थी ना, उसी में अपने जो सोल्जर्स थे ना, उनको तैनात कर दिया। इसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसने खराज, जो कि किसानों पे लगने वाला एक टैक्स था, जिसको उसने गंगा यमुना के क्षेत्रों में लगाया और उसको फिक्स कर दिया। 50% जो है ना, पीजेंट्स जो ईल्ड है यानी जो उत्पादन है किसानों का, उसको राजा या सुल्तान लेगा। जबकि इसने क्या किया? इसने जब गंगा यमुना दोआब, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का रीजन, ठीक, तो वहाँ पे जब एडिशनल टैक्स लगाए ना, तो उसी समय में वहाँ अकाल पड़ गया। तो जो गंगा यमुना दोआब के जो लोग थे ना, उन्होंने विद्रोह, रिबेलियन कर दिया। किसके खिलाफ? मोहम्मद तुगलक के खिलाफ। वहीं अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ कोई भी रिबेलेशन नहीं हुआ। इसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, वो अपने सोल्जर को जो सैलरी था ना, वो कैश में देता था, ठीक। और एडमिनिस्ट्रेशन जो मेजर्स थे इसके फेलियर रहे। किसके? मोहम्मद तुगलक के। क्यों? क्योंकि जब इसने ट्रांसोक्शनिया में हमला करने के लिए अपनी आर्मी को लेके कहाँ चले गए? जम्मू और कश्मीर की तरफ। और जम्मू कश्मीर को अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे हमेशा जो मौसम है ना, काफ़ी कठिन होता है। यहाँ पे हमेशा बर्फ़ होती है। तो गलत डायरेक्शन में अपनी आर्मीज को ले जाने के कारण जो मोहम्मद तुगलक है ना, उनका मिशन फेल हो गया। साथ ही साथ में गंगा यमुना जो बेल्ट के लोग थे, उन्होंने भी रिबेलियन कर दिया। वहीं जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये मंगोल का जो इन्वेजन, मंगोलों के जो आक्रमण हुए थे ना इंडिया में, उनको कंट्रोल करने में अलाउद्दीन खिलजी जो था वो सक्षम रहा। लेकिन जो मोहम्मद तुगलक है वो फेल हो गया। साथ ही साथ में उसने क्या किया? एक टोकन करेंसी जारी कर दी, चमड़े के सिक्के बनाए। तो लोगों ने क्या किए? नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिए चमड़े के। तो जब मोहम्मद तुगलक को ये पता लगा ना कि भाई लोग चमड़े के नकली सिक्के बना रहे हैं, तो मोहम्मद तुगलक ने क्या कहा कि जितने भी नकली जो चमड़े के नकली सिक्के हैं ना, सभी वो राजकोष में जमा कर दो, और उसके बदले सोने चांदी के सिक्के
ले लो। तो लोगों ने क्या किया, जाली सिक्के बना बना के जो राजकोष था उसमें जमा करा दिया और उसके बदले सोने चांदी के सिक्के ले लिए। तो इस प्रकार जो मोहम्मद तुगलक की जो पॉलिसीज़ थी ना वो फेल रही, किसकी तुलना में, अलाउद्दीन खिलजी की तुलना में। अब देखो जो मोहम्मद तुगलक था उसके बाद कोई दमदार रूलर जो था ना दिल्ली सल्तनत में नहीं आया, है ना। मोहम्मद तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक भी आए, जो भी उन्होंने भी काफ़ी जो दिल्ली सल्तनत थी ना उसको कंट्रोल रखा। लेकिन इसके बाद कोई दमदार डायनेस्टी नहीं थी। फिर सैयद आए, फिर लोधी आए। तो लोधी आते आते तो जो डायनेस्टी थी ना काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। तो जैसे ही तुगलक और जैसे ही बाबर ने अटैक किया इंडिया में, तो 1526 में उसने जो पानीपत है, पानीपत जो जगह है, पानीपत यहाँ पे, ये देखिए आप, ये इस जगह पे पानीपत है, ये यहाँ पे है ना, जस्ट इस जगह पे पानीपत है। तो यहाँ पे बाबर और जो इब्राहिम लोदी है उसके बीच में एक बैटल हुआ और इब्राहिम लोदी की हार हो गई और जो बाबर है उसने दिल्ली में अपना किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया। और जैसे जो बाबर ने अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया वहीं से मुग़ल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है, यानी 1526 में दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाता है और मुग़ल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है। ठीक, इसके अलावा जौनपुर आज़ाद हो गया, बंगाल आज़ाद हो गया, मालवा आज़ाद हो गया, गुजरात आज़ाद हो गया, राजस्थान आज़ाद हो गया, एंटायर जो साउथ इंडिया है ना वो सब आज़ाद हो गए, किससे, दिल्ली सल्तनत से। तो इस प्रकार से जो दिल्ली सल्तनत है ना वो कमज़ोर हो गई। साथ ही साथ में अफ़गान ग्रुप है ना और जो राजपूत थे ये एक नई पावर के रूप में अलग अलग रीजन में उठे। जैसे कि आप देखोगे ना जो शेर शाह सूरी थे, शेर शाह जो सूरी थे ना ये अफ़गान थे। कौन थे, अफ़गान। तो इसने, शेर शाह सूरी ने 1540 से लेके 1545 तक दिल्ली के ऊपर शासन किया। यानी जब बाबर ने मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश कर दिया था ना उसके बाद हुमायूं आया। हुमायूं को हराने के बाद जो शेर शाह सूरी था ना, मतलब मुग़ल एम्पायर को, एम्परर हुमायूं को हरा के और दिल्ली का शासक कौन बना, शेर शाह सूरी। ठीक, हालांकि बाद में वापस इसकी मौत हो जाती है शेर शाह सूरी की और फिर जो सूर डायनेस्टी है ना वो ज़्यादा समय के लिए नहीं चलती है दिल्ली के ऊपर और फिर वापस जो हुमायूं है ना दिल्ली में कब्जा कर लेता है और दोबारा मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश करता है। तो इस प्रकार से 15 से 16 सेंचुरी तक आते आते जो दिल्ली सल्तनत है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। जब दिल्ली की शुरुआत होती है तो दिल्ली इतना सा होता है ना, किसके समय में, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के समय में। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और जो तुगलक है ना, अलाउद्दीन खिलजी और क्या नाम इसका, मोहम्मद तुगलक, इन दोनों के टाइम पीरियड में जो ये जो दिल्ली सल्तनत है ना साउथ इंडिया तक चला जाता है, नॉर्थ ईस्ट तक चला जाता है, पंजाब तक चला जाता है, जम्मू कश्मीर की रीजन तक चला जाता है। लेकिन 1526 तक आते आते दिल्ली सल्तनत फिर से कमज़ोर होके दिल्ली शहर तक ही सिमट जाता है और फिर मुग़ल डायनेस्टी यहाँ पे इस्टेब्लिश होती है। ठीक, तो इस प्रकार से अंत में जब हुमायूं बाबर जब 1526 में पानीपत का फर्स्ट बैटल जीत जाता है तो यहीं से दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है। अब देखो एल्सवेयर में, ये जो टॉपिक दे रखा है ना ये 9th में आपके हिस्ट्री का पहला चैप्टर होगा, फ्रेंच रिवोल्यूशन, वहाँ फिर से आएगा। तो देखो जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी ना वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। जैसे इंडिया की सोसाइटी डिवाइडेड नहीं है, सबसे अपर कास्ट है, फिर लोअर कास्ट है, इसमें भी ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र है। उसी तरीके से फ्रांस भी 3 ऑर्डर्स में डिवाइडेड था। तो जो सबसे ऊपर वाला ऑर्डर था ना वो था क्लेरगी। ये क्या काम करते थे, ये वर्शिप का काम करते थे। इसके बाद आती है नोबेलिटी, ये युद्ध करते थे, ये वॉरियर थे। और जो थर्ड स्टेट के लोग थे ना ये बिजनेसमैन, पीजेंट्स और स्मॉल पीजेंट्स एंड लेबरर थे। ठीक, इसके अलावा एक वर्ड आया नाइट। नाइट का मतलब होता है वॉरियर, है ना, ऐसा व्यक्ति जो घोड़े में तलवार की सहायता से लड़े उसको नाइट कहा जाता है। तो फ्रांस के अंदर एक नया वॉरियर ग्रुप जनरेट हुआ था। साथ ही साथ में क्रूसेड्स, है ना, जेरूसलम एक सिटी है जो कि आज इज़राइल, वेस्ट बैंक दोनों के बीच में है, जेरूसलम, है ना, गाजा पट्टी, हाँ इज़राइल में, है ना, इज़राइल में कौन सी सिटी है, जेरूसलम। तो ये क्या है, यहाँ पे ऐसा माना जाता, यहाँ पे जो जीसस क्राइस्ट थे ना, ईसा मसीह, उनका जन्म हुआ था। तो ये किसके लिए धार्मिक स्थान है, क्रिश्चियन लोगों के लिए। तो इस जगह पे कब्जा करने के लिए
जो क्रिश्चियन थे, जो ईसाई थे, उन्होंने एक लंबा युद्ध लड़ा किनसे? मुस्लिम रूलर्स से। क्रिश्चियन वर्सेज मुस्लिम, कई सालों तक, लगभग 150-200 सालों तक ये जो युद्ध थे ना होते रहते थे जेरूसलम में कब्जा करने के लिए, जेरूसलम को ऑक्यूपाइड करने के लिए। तो इन युद्ध को क्या कहा गया? क्रूसेड्स, धर्म युद्ध। तो इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 द दिल्ली सुल्तान्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसका एक बार हम फाइनल रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमने जो इंट्रोडक्शन था उसमें दिल्ली अ सिटी ऑफ 7 सिटीज़ को स्टडी किया। तो जो दिल्ली थी वो सबसे पहले 12th सेंचुरी में बनी, और जो लास्ट दिल्ली थी वो कब बनी? 1911 में, जिसको न्यू दिल्ली भी कहा जाता है। इस प्रकार से 7 शहरों का एक शहर है। इसके बाद जो दिल्ली सुल्तान थे या दिल्ली सल्तनत थी, उसमें या जो दिल्ली के जो रूलर्स थे उसमें कौन कौन आए? तो सबसे पहले तो देखो राजपूत डायनेस्टी थी, राजपूत राजवंश थे, जिसमें पहले तोमर आए, फिर चौहान आए, फिर इनको हरा के नया रूल इस्टेब्लिश किया गया गुलाम डायनेस्टी, जो कि जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान जो कि फर्स्ट लेडी थी, सुल्तान थी, गयासुद्दीन बलबन। फिर खिलजी डायनेस्टी आई, इसमें अलाउद्दीन खिलजी सबसे इम्पोर्टेंट रूलर था। फिर तुगलक डायनेस्टी आई, इसमें मोहम्मद तुगलक के बारे में हमने पढ़ा। फिर सैयद डायनेस्टी आई, फिर लास्ट में कौन सी थी? लोधी डायनेस्टी, जिसमें इब्राहिम लोधी को हरा के बाबर ने कौन से शासन की स्थापना करी? मुग़ल एम्पायर की। इसके बाद हमने कुतुब मीनार के बारे में जाना। इसके बाद हमने ये जो हिस्टोरियन है ना वो किस प्रकार से जो दिल्ली के सुल्तान थे उनके बारे में जानते हैं। तो इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, आर्किटेक्चर और तवारीख से वो जो दिल्ली के सुल्तान हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसके बाद हमने रजिया सुल्ताना के बारे में पढ़ा और जेंडर डिस्टिंक्शंस को भी हमने स्टडी किया। ये रजिया सुल्तान के द्वारा बनाए गए सिक्के थे, है ना। इसके बाद हमने जो दिल्ली का जो एक्सपेंशन है तो इसकी 2 पॉलिसी थी, एक इंटरनल फ्रंटियर और एक था एक्सटर्नल फ्रंटियर। तो इंटरनल फ्रंटियर में तो इन्होंने क्या किया? दिल्ली के आसपास के जो रीजन थे ना, दिल्ली, आगरा, इन रीजन को कंट्रोल्ड किया, है ना, ताकि इनको अटैक का खतरा ना रहे। फिर बाद में एक्सटर्नल फ्रंटियर इन्होंने खोला, तो इन्होंने भारत के कई सारे जो रीजन थे उनमें कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पे इन्होंने जीतना शुरू किया। साथ ही साथ में इस ज़माने में मंगोल इन्वेजन भी लगातार होते रहे। ठीक, ये इस मैप में कैंपेन है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए। शुरुआत में जब दिल्ली शासन स्थापित हुआ था, दिल्ली सल्तनत, तो इतनी सी थी, छोटी सी, तो इंटरनल फ्रंटियर था। लेकिन जब एक्सटर्नल फ्रंटियर खोला गया तो दिल्ली इतनी बड़ी हो गई। इसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेशन को जाना, तो इसमें हमने जाना बंदगा। बंदगा कौन थे? स्लेव्स थे, है ना। इनको बड़ी बड़ी पोस्ट दी जाती थी और ये जो सुल्तान थे ना उनके प्रति लॉयल रहते थे, वफादार रहते थे। वहीं जो मुक्ति थे ना वो कौन थे? मिलिट्री कमांडर्स थे, जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन, जिसे इक्ता कहा जाता था, तो इक्ता में वो क्या होते थे? गवर्नर के रूप में काम करते थे। इनका काम होता था टैक्स लेना, मेंटेन करते थे लॉ एंड ऑर्डर को। इसके बाद हमने सामंत के जो सामंत थे भारत में उनके बारे में जाना। तो ज़्यादातर सामंत को जो सुल्तान थे ना उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। ठीक, और कुछ उन्हें सुल्तान जो होते थे ना दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान, उनके साथ काम करना भी शुरू किया। 3 टाइप के टैक्स जो दिल्ली सुल्तान लेते थे, उसमें से खराज था सबसे पहले, जो कि फार्मर के ऊपर, किसानों के ऊपर लगाया जाता था, जिसमें 50% अनाज जो होता था उसको सुल्तान ले लेता था। जानवरों पर टैक्स लगते थे, कैटल में, हाउस में टैक्स लगते थे। ठीक, इसके बाद जो दिल्ली को कैसे कंट्रोल किया एडमिनिस्ट्रेशन, तो देखो दिल्ली काफ़ी लंबे रीजन में फैल चुका था, लेकिन फिर भी जैसे बंगाल काफ़ी दूर है तो उसको भी कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था। और बार बार जो लोकल जो रूलर होते थे वो वापस रिवेल कर देते और अपने आप को आज़ाद कर लेते थे। साथ ही साथ में सबसे बड़ा खतरा मंगोलों का भी बना रहा, जिन्होंने लगातार इंडिया में इन्वेजन करते रहे। इसके बाद हमने अलाउद्दीन खिलजी और जो मोहम्मद तुगलक है, दोनों की जो पॉलिसीज़ है ना उनको कंपेयर किया। तो हमने ये पाया कि अलाउद्दीन खिलजी ने वक्त को समझते हुए डिसीजन लिए, है ना, और किंगडम को स्ट्रॉन्ग किया। वहीं जो मोहम्मद तुगलक है ना उसने कई सारे गलत फैसले लिए, जैसे कि उसने ट्रांसैक्शनिया में बिना सोचे समझे अटैक करने की सोची, है ना। उसने जो गंगा यमुना में जो दोआब है वहाँ पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा दी, जिससे अकाल पड़ गया। साथ ही साथ में उसने एक नकली करेंसी, टोकन करेंसी जारी की, तो उससे जो दिल्ली सल्तनत थी वो कमज़ोर हो गई।
इसके बाद हमने जाना कि कैसे जो 15th और जो 16th सेंचुरी आते आते जो बहुत बड़ी दिल्ली सल्तनत थी वो कितनी सी रह गई, वो इतनी सी रह गई। देखो 16 सेंचुरी तक आते आते दिल्ली इतनी सी की रह गई, यानी दिल्ली जो थी ना, दिल्ली सल्तनत जो साउथ इंडिया तक थी वो अब कहाँ तक रह गई, सिर्फ दिल्ली शहर तक। ठीक, साथ ही साथ में बीच बीच में बिग पावर्स भी इमर्ज हुई, जैसे अफ़गान इमर्ज हुए, राजपूत में मेवाड़ डायनेस्टी वापस इमर्ज हुई, सिसोदिया डायनेस्टी भी इमर्ज हुई। तो कई सारे जो राजपूत रूलर्स थे ना वो भी पावरफुल हो गए वापस। ठीक, इसके बाद हमने एल्सफेयर में जाना 3 ऑर्डर्स फ्रांस में। तो 3 टाइप, क्लेयर्गी, नोबेलिटी और थर्ड स्टेट। 9th क्लास में यहीं से अपना जो फर्स्ट चैप्टर है ना हिस्ट्री का वो स्टार्ट होगा, द फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो ये जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो जाता है दिल्ली सल्तनत का। इस चैप्टर का जो पहला वीडियो है ये पार्ट 2 था, इसका जो पहला पार्ट 1 है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।